हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की क्लास में हम फ्लूइड्स की सीरीज़ में अगला टॉपिक अपना करेंगे और वो टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बर्नौलीज थ्योरम या फिर बेटा आप इसको इक्वेशन भी बोल सकते हो, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। चलो, तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही ये बेस्ड है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड रहेगा। देखो बेटा, इसके डेरिवेशन करते हैं। देखो किस तरीके से इसके डेरिवेशन करेंगे। ये हम एक क्या ले लेते हैं बेटा, एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक पाइप कंसिडर कर लिया और अलग अलग हाइट पर। ये बेटा H1 हाइट पर है, ये जो है ये H2 हाइट पर है, H1 हाइट और H2 हाइट पर है। अब इधर से लिक्विड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। मान लेते हैं वो V1 स्पीड से एंटर कर रहा है और इस तरफ बेटा क्या कर रहा होगा, लिक्विड एग्जिट कर रहा होगा, वो V2 स्पीड से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा टी टाइम के अंदर बात करूं, अगर हम क्या बात करें बेटा, डेल्टा टी टाइम के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और कि इधर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे मानना पड़ेगा वो A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो एरिया है वो A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब डेल्टा टी टाइम में बेटा अगर मैं बात करूं तो देखो, ये बात हमने जब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव की थी तब भी हमने डिफाइन किया था कि मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर ये बेटा कितना लेंथ कवर कर लेगा, ये V1 इंटू डेल्टा टी लेंथ कवर कर लेगा और इसका जो मास होगा, लेट इट बी dm मास। मान लो कि इस वाले पार्ट में बेटा ये जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी बेटा, V2 इंटू डेल्टा टी, और ये मास तो dm ही रहेगा ना। जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास क्या करेगा, एग्जिट कर रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई अब एक बात देखो कि क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो दोनों एंड्स पर वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। अगर आप याद करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो देयर मस्ट बी ए वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट मीन्स वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क हैज़ टू बी डन। कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा बेटा। वो वर्क डन देखो कौन कौन कर रहा होगा, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बेटा, वो एनर्जी वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वर्क डन करेगा, और एक आपका करेगा बेटा वर्क डन बाय एडजेसेंट फ्लूइड, वर्क डन बाय एडजेसेंट फ्लूइड। जो बेसिकली होगा क्या बेटा कि यहाँ पे जरा एक बात देखो कि यहाँ पे जस्ट जो इससे पहले फ्लूइड होगा वो इसको धक्का मार रहा होगा। मान लो कि वो F1 फोर्स से धक्का मार रहा है, और इधर की मैं बात करूँगा तो इधर क्या हो रहा होगा, इस तरफ जब ये बाहर जा रहा होगा तो ये बाहर वाला जो लिक्विड है वो इसको इस तरफ धक्का मार रहा होगा F2 फोर्स के साथ। बोलो बेटा, क्लियर है क्या। दोनों एंड से क्या हो रहा है बेटा, दोनों एंड पे एक फोर्स लग रहा है विच इज़
द फोर्स एग्जर्टेड बाय द एडजेसेंट लिक्विड, जो ये एडजेसेंट लिक्विड लगाएगा। और किसी भी टाइम पे आप देखोगे बेटा कि इतने इतने पार्ट में जो लिक्विड है, मैं मान लेता हूँ उसका मास कैपिटल एम है, वह मास कैपिटल एम क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है, वॉल्यूम क्या है, कंजर्व, तो बेटा एक बात ये भी तो लिखी जा सकती है कि A1 V1 डेल्टा टी ये इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, A2 V2 डेल्टा टी। A1 V1 डेल्टा टी ये बराबर है किसके, A2 V2 डेल्टा टी, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऐसे ही डिराइव की थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि डेल्टा एम जो ये मास है ना बेटा, डी एम जो मैंने मास बोला हुआ है, ये डी एम मास आप कैसे लिखोगे भाई, मास को कैसे लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई डेंसिटी तो ये है और वॉल्यूम भाई या तो ये वाली वॉल्यूम लिख दो या ये वाली वॉल्यूम लिख दो, दोनों सेम ही बात है। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो बेटा, A1 V1 डेल्टा टी, और वी कैन राइट रो A2 V2 डेल्टा टी। आप जो DM मास है उस DM मास को इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ बेटा, हमने इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय एडजेसेंट लिक्विड, वर्क डन बाय एडजेसेंट लिक्विड। तो देखो दो जगह से वर्क डन होगा बेटा, एक वर्क डन तो हो रहा है इस एंड पर और दूसरा वर्क डन हो रहा है इस एंड पर। और वर्क डन आप कैसे लिखते हो, F डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आप लिखते हो। मैं मानता हूं कि इधर जो वर्क डन हुआ बेटा वो W1 हुआ, तो अब जरा देखो कि फोर्स भी इधर ही लग रही है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, वह पॉजिटिव वर्क डन आएगा। वो कैसा वर्क डन आएगा बेटा, वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो आप W1 कैसे लिखोगे, F1 इंटू बेटा, मैं इसको अभी के लिए D1 लिख देता हूँ, F1 D1। और ये पॉजिटिव है क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है। तो बेटा F1 देखो D1 यहाँ पे किसके इक्वल है, आप देखेंगे तो V1 इंटू डेल्टा टी। कैसे लिख देंगे आप इसको, V1 इंटू डेल्टा टी, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, ये जो F1 फोर्स है, ये फोर्स कैसे लिखोगे, प्रेशर इंटू एरिया। मैं कहता हूँ भाई इस वाले एंड पर प्रेशर आप मान लो कि कितना प्रेशर है, P1, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही, प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि हाइट का भी डिफरेंस है बेटा यहाँ पे। चलो, तो बेटा इस फोर्स F1 को मैं लिख देता हूँ, फोर्स को कैसे लिखोगे, प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू A1, और बेटा V1 डेल्टा टी तो ऑलरेडी था ही। देखो बेटा ये जो डेरिवेशन है ये आपके ये डेरिवेशन आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। तो हमने क्या लिखा, वर्क डन इज F1 D1, फिर मैंने कहा कि D1 को मैंने क्या लिख दिया, V1 इंटू डेल्टा टी, ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, और फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया से P1 इंटू A1 लिख दिया, ये चीज़ आ गई। अब जरा आप एक बात देखो बेटा कि ये जो है A1 V1 डेल्टा टी, ये A1 V1 डेल्टा टी को आप कैसे लिख सकते हो, DM अपॉन रो की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं कहता हूँ उसको लिख दो यहीं पे ज़रा कि W1 इज इक्वल टू बेटा, ये देखो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू DM अपॉन रो। ये बेटा आपका W1 की वैल्यू आ गई कि ये जो एडजेसेंट लिक्विड यहाँ पर इस एंड पर जो था वो कितना वर्क डन कर रहा था, वो W1 आ गया आपका। बोलो क्लियर है क्या। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कहाँ पर, जो दूसरा एंड है उस पर। ये नोट करो बेटा, मैं इधर से रब कर रहा हूँ, नोट करो। ये देखो
तो बेटा एक तो ये इक्वेशन हमारी काम की आ गई, W1 = P1 dm/ρ। इसी तरीके से जो सेकेंड एंड पे जो वर्क डन है W2, वो देखो बेटा, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो -F2 × d2 लिखा जाना चाहिए बेटा। वो अभी मैंने बताया कि फोर्स इधर से लग रहा है और पार्टिकल जो है या लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो बेटा अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो इस फोर्स को F2 को तो आप डायरेक्टली क्या लिख दो, P2 × A2, और बेटा इसको क्या लिख दोगे आप, V2 × ΔT, एंड फाइनली यू विल गेट W2 = -P2, देखो बेटा A2 V2 ΔT। तो आप अपनी नोटबुक्स में देखिए कि आपने क्या इक्वेशन लिखी हुई थी, याद करो बेटा। आपने लिखा हुआ था कि dm = ρ A1 V1 ΔT वाली फॉर्म से। तो A2 V2 ΔT को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको dm/ρ लिख सकते हो। तो ये बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, W2 = -P2 dm/ρ। कुल मिलाकर के ये बात आ गई है। वर्क डन बाय एडजेसेंट लिक्विड तो आ गया है ना। हमने कहा था कि भाई क्या होगा, कुल मिलाकर के क्या आ रहा होगा बेटा, एक वर्क डन बाय एडजेसेंट लिक्विड और एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और निकाल लेते हैं। तो ये आप नोट करके रखिएगा कि W1 ये आ गया है और W2 ये आ गया है, ये आप नोट कर लीजिए। मैं ज़रा आगे इधर से रब करके और नोट करता हूँ। नोट कर लो बेटा, 1 मिनट जल्दी से नोट करो। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात ये भी तो लिख सकते हो ना कि टोटल वर्क डन बाय एडजेसेंट लिक्विड, टोटल, ये तो हमने इंडिविजुअल वर्क डन निकाला, आप टोटल वर्क डन भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क डन बाय एडजेसेंट लिक्विड, वो तो बेटा क्या हो जाएगा, W1 + W2, है ना। इन दोनों के वर्क डन को ही ऐड करना पड़ेगा, तब ये वर्क डन आएगा। तो आप देखोगे बेटा ये आ जाएगा P1 - P2 dm/ρ। लेट दिस द इक्वेशन बी 4। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टोटल वर्क डन बाय लिक्विड आ गया, विच इज इक्वल टू P1 - P2 dm/ρ। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है। चलो देखो, अब बेटा कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने कितना वर्क डन किया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा एक तो वो यहाँ पे वर्क डन करेगा और एक यहाँ पर वर्क डन करेगा। जरा आप एक बात देखो कि इसने सिर्फ dm मास को क्या किया है भाई। अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए बात करूँ तो इस वाले पार्ट के लिए वर्क डन देखो कैसे लिखूँगा बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल क्या होगा बेटा, जो भी उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही होगा, जो भी उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, वो उसका वर्क डन हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो एक वर्क डन तो यहाँ पे होगा ग्रेविटी के कारण से। मैं कहता हूँ कि भाई वो जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू dm × g, और बेटा यहाँ पे हाइट h1 है, dm × g × h1। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जो इस वाले एंड पर जो वर्क डन होगा, उस वाले एंड पर जो वर्क डन होगा वो कहता है कि वो -dm × g × h2, -dm × g × h2, यह वर्क डन आएगा। इसका कारण क्या है बेटा कि आप जरा यहाँ पे, ये तो हमने रेफरेंस लेवल ही मान लिया एक तरह से। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो आप देखो कि जो g है बेटा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और
यानी कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, वो 180 डिग्री का है। तो ये जो सेकंड वाला जो ये वर्क डन आएगा आपका, ये वर्क डन कैसा आ जाएगा, यह वर्क डन आपका नेगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ dm इंटू जी और H2 माइनस H1, ये आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया और ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो आप माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखते तो क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एम जी इंटू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, तो भी यही बात आएगी। तो आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया है बेटा। अब दूसरी बात मुझे क्या करनी है, अच्छा ये इक्वेशन नंबर कुछ शायद 5th आ गई होगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, वर्क डन बाय एडजेसेंट फ्लूइड आ गया। अब कुल मिलाकर के क्या बच गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और निकालो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप एक बेटा बात ध्यान से देखो कि ये जो m मास वाला जो पार्ट है ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो इनिशियल वाले पार्ट में भी आएगा और फाइनल वाले पार्ट में भी आएगा। तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या रहेगी, इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। या आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ ऑफ dm इंटू v1 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कैपिटल M। ये बेटा जो ये इतना जो पार्ट था इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने Km लिख लिया, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ dm इंटू v2 का स्क्वायर प्लस बेटा अभी भी ये वाले पार्ट की तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ही रहेगी। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये Km वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ये क्या बचेगा, हाफ ऑफ dm इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6th, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6th। अब बेटा मैं इधर से ये सब क्या कर देता हूँ, रब कर रहा हूँ। देखो जरा, तो भाई जो भी टोटल जो भी वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो जो एडजेसेंट लिक्विड ने जो वर्क डन किया था बेटा, जो एडजेसेंट लिक्विड है ना, तो उसका जो वर्क डन आया था वो टोटल वर्क डन हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था, वो आया था बेटा P1 माइनस P2 dm बाई रो प्लस जो ग्रेविटेशनल वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, वो नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ dm इंटू जी H2 माइनस H1, और बेटा ये इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के, हाफ ऑफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो dm तो थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया, dm थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ क्या बचा, P1 माइनस P2 बाय रो माइनस ऑफ जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं अब हम, P1 बाय रो प्लस जी H1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 बाय रो, और बेटा ये माइनस था इधर प्लस हो जाएगा, GH2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्म देखो, यहाँ तक की फॉर्म सबको समझ में आई कि नहीं आई है, ये फॉर्म सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय रो। इस इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दो। रो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ये वाला रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, P1 प्लस ये रो हो जाएगा, रो GH1
प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आप एक बात तो ये लिख सकते हो क्या, P प्लस रो GH प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। एक फॉर्म तो आपके पास ये आगे, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। दो तीन फॉर्म है बेटा, इट इज वन ऑफ द फॉर्म P प्लस रो GH प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। एक और फॉर्म है बेटा इसकी, तो बेटा आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए क्या, P प्लस रो GH प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को क्या करें बेटा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को रो G से डिवाइड कर दिया जाए अगर, तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, P बाय रो G। बेटा ये रो G वाला फैक्टर यहाँ खत्म हो जाएगा, प्लस H प्लस, देखो रो से रो तो कैंसिल आउट हो गया, हाफ ऑफ V स्क्वायर बाय 2G या हाफ ऑफ V स्क्वायर बाय G, ये कांस्टेंट आ गया बेटा। P बाय रो G प्लस H प्लस हाफ ऑफ V स्क्वायर बाय G, ये कांस्टेंट बेटा। इसमें तो इस टर्म को जो P बाय रो G है बेटा, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड इसको बोला जाएगा बेटा क्या, दिस इज नॉन एज प्रेशर हेड बिकॉज इट इन्वॉल्व है प्रेशर, सीधी सी बात है। दूसरी जो टर्म है इसको बोला जाएगा बेटा ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड। और बेटा जो ये तीसरी टर्म जो बच गई है, इस तीसरी टर्म को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी हेड। इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज नॉन एज वेलोसिटी हेड। तो एक और फॉर्म, जिस फॉर्म से हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड इज कांस्टेंट। कहते हैं इन तीनों, है ना, वेलोसिटी हेड का बेटा, प्रेशर हेड को क्या लिखोगे, P बाई रो G, जो ग्रेविटेशनल हेड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, और जो वेलोसिटी हेड है दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G। कह रहा है इन तीनों का सम हमेशा क्या रहता है, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही दो इक्वेशन जो आपने लिखी है बेटा, यही क्या चीज़ है आपकी, यही बर्नौलीज इक्वेशन है, यही बर्नौलीज थ्योरम है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है कि जो भी वर्क डन बाई एडजेसेंट फ्लूइड या एडजेसेंट लिक्विड होगा प्लस जो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उन दोनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और उसी का यूज करते हुए पूरी इक्वेशन डिराइव कर ली। नाउ द इंपॉर्टेंट इज दिस इक्वेशन P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, जरा अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो ये पहले रुको, इस पर एक है ना छोटी छोटी दो तीन चीज़ें और है, वो बता देते हैं क्वेश्चंस, फिर ऐसा करेंगे न्यूमेरिकल सब एक साथ करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं इसमें, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पर बेसिकली बेटा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अकेले इस पर बन जाए, दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ होके फिर क्वेश्चन हो पाएगा इस पर। ठीक है, तो बट चलो एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, अगर करना चाहें तो। चल छोड़ो, अभी बाद में करेंगे। एक चीज़ आप ये देखो बेटा कि अगर ऐसा हो जाए, इफ HA इज इक्वल टू HB, और यू कि जो हमने डिराइव किया बेटा उसमें H1 लिख लो उसको, यानी कि जो पाइप जो दो अलग अलग हाइट्स पर था बेटा, अगर उनकी हाइट अगर क्या हो जाए, सेम अगर हो जाए, तो हाइट सेम हो जाएगी। तो आप ज़रा याद करो, आपने अभी फॉर्मूला लिखा बेटा P प्लस रो GH प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर, ये कांस्टेंट लिखा अभी। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस
हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। और देखो H1 और H2 बराबर हैं तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। उस केस में आप क्या लिख सकते हो, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। और सिंपली यू कैन राइट P प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये बेटा ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब पाइप जो है वो सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। क्या है, वो सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगा। तो इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों टर्म्स का सम क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि अगर इफ प्रेशर इंक्रीजेस, सोचो ये 3 था और ये 2 था, टोटल सम 5 था। अगर ये बढ़ेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको घटना पड़ेगा। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीजेस बेटा। वो क्या होगा, वह घटेगा, वह डिक्रीज होगा। इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक इस पे एक छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। ये बेटा कोई पाइप है जिसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से, और इधर से हम x मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ये बेटा वेलोसिटी और x के बीच में, ये भी वेलोसिटी और x के बीच में ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बेटा ऐसा करो, प्रेशर और x के बीच में रख देते हैं। ऑप्शन डी। इट्स मोर देन 1 करेक्ट आंसर होंगे बेटा इसके। एक बार के लिए स्क्रीन पोज करो और जल्दी से क्या करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो बेटा। देखो भाई, आप जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हो बेटा, ध्यान से देखना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 में जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि लिक्विड के अंदर बड़ा मुश्किल है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे सिर्फ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे, या सिर्फ बर्नौलीज के ऊपर, या फिर किसी भी लॉ पर बहुत डायरेक्ट कोई सिंपल, बहुत डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा मुश्किल है ये पार्ट। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि इसने कुल मिलाकर के इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी यूज़ कर लिया, बर्नौली भी यूज़ किया, और बर्नौली में ये वाला जो इसका स्पेशल केस है बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वाला, वो भी यूज़ हो गया। आप देखोगे कि अगर मैं ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ नहीं करूँ तो ये बड़ा मुश्किल होगा ना प्रेशर डिफरेंस देख पाना या वेलोसिटी देख पाना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी होगी ज़्यादा और यहाँ होगी वेलोसिटी कम, यानी कि सॉरी बेटा, यहाँ वेलोसिटी होगी कम और यहाँ वेलोसिटी होगी ज़्यादा। माने वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा है। दोनों बातें हो गई, वेलोसिटी घट रही है, ये लो जी, और प्रेशर वेलोसिटी क्या हो बेटा बढ़ रही है, सॉरी वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। ये सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। वेलोसिटी बेटा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, इसलिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से मैं क्या बता सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी एंड सी आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और देखो बेटा और क्वेश्चन कर सकते हैं हम।
देखो बेटा, एक क्वेश्चन हम जरा देखते हैं। यहाँ पे बेटा ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस इज 0.5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा लिक्विड एंटर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो आ रहा है v2 स्पीड के साथ, पता नहीं मुझे वो क्या स्पीड है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हाइट डिफरेंस है हाइट डिफरेंस आपको दे रखा है, कुछ भी रख लेते हैं, मान लो कि हाइट डिफरेंस है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। आपको बेटा दो चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, इनफैक्ट चाहे वो एक भी पूछ ले तो दोनों आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक तो पूछा गया है, ये मान लो ये पॉइंट ए है और बेटा ये पॉइंट बी है, तो एक तो आपको बताना है स्पीड एट बी, स्पीड एट बी, बी पर क्या स्पीड होगी, एक बात। दूसरी बात कि प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो देखो बेटा स्पीड के लिए तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे कि A1 0.5, बेटा याद रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप मीटर पर सेकेंड यानी कि आप ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह ऐसा यूनिट यूज़ करें, जहाँ CGS यूज़ करें वहाँ हर जगह CGS यूज़ करें। 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू V2। तो बेटा यहाँ से V2 की वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि B पॉइंट पर, B वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से लिक्विड बाहर आ रहा होगा। अब बात करें किसकी बेटा, अब बात करें प्रेशर डिफरेंस की बात आ रही, तो प्रेशर डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, वो बर्नौलीज इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। बेटा देखो इक्वेशन क्या है, फॉर्म याद करो, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर, ये बर्नौलीज है। मुझे प्रेशर डिफरेंस चाहिए, P1 माइनस P2 चाहिए, P1 माइनस P2 ले आओ बेटा इधर, इज इक्वल टू ये क्या बनेगा बेटा, हाफ ऑफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर और प्लस रो जी H2 माइनस H1। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लिक्विड है ये वाटर है तो बेटा इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सारी ऐसा यूनिट ही फॉलो कर रहा हूँ। इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इज 1000 बेटा, V2 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25 बेटा, माइनस ऑफ दिस इज 1/2 1/4 है ना बेटा। 0.5 का आप स्क्वायर करोगे या तो आप उसको 1/2 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस रो इज बेटा 1000, जी इज 10, और क्वेश्चन में दे रखा है हाइट डिफरेंस जो है, हाइट डिफरेंस इज 0.5, तो बेटा 0.5 लिख देता हूँ मैं इसको। मतलब बस इसको सॉल्व करने वाला पार्ट रह गया है, ये 199/4 प्लस 5000। बेटा ये जो भी आएगा ये आंसर हम लिख देंगे इसको सॉल्व करके, दैट विल बी द आंसर, वही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? करो बेटा करो जल्दी से, एक बार इसको सॉल्व कर लो। अच्छा ये बेटा ये V1 की जो वैल्यू वो 10 है ना, ये हमने 1/4 लिख दिया, 10 है ये बेसिकली। ओके 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 10 है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1000 बेटा। एक सेकेंड हल्का सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, माइनस का साइन में ले आए और ये 75, वो सॉल्व कर लेंगे, अब जो भी आ रहा होगा ना वो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। करो बेटा जल्दी से।
देखो बेटा, और एक छोटे छोटे फिनोमेना इसी पे बेस्ड आपको समझाते हैं। इसी पे बेस्ड फिनोमेना समझते हैं कुछ। एक है बेटा ब्लोइंग ऑफ roofs, blowing off of roofs by windstorm। है ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई आंधी आई और वो छत उड़ गई, है ना। पक्के घरों की छत की बात नहीं करे बेटा, जो हिली एरियाज है जहाँ पे अक्सर तूफान वगैरह चलते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे कच्चे घर बनाए होते हैं, कच्ची छतें बनाई होती हैं। तो अब देखो वहाँ का फंडा क्या है कि छतें उड़ क्यों जाती हैं। वो इस तरह से घर, मान लो कि कोई हाउस बना हुआ है और ये उसकी रूफ है बेटा, मान लो कि अंदर कुछ प्रेशर, बेटा जनरली क्या होगा कि अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कोई प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। जब प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा भाई, एज इट इज़ जैसी की रूफ है वैसी की वैसी रहेगी। अब जरा सोचो, जब विंड या स्टॉर्म बड़ी तेज चलेंगी, तेज चलने का मतलब क्या हो गया, बाहर जो वेलोसिटी है भैया, एक बात तो ये कि दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम है, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, सेम। तो इक्वेशन क्या यूज़ करूँगा, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब जब तेज़ विंड यहाँ पर चलनी शुरू होंगी, V की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब V की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, तो प्रेशर आउटसाइड क्या होना शुरू हो जाएगा, वो घटना शुरू हो जाएगा। एज वेलोसिटी आउटसाइड रूफ इंक्रीजेज, P आउटसाइड प्रेशर बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जबकि अंदर प्रेशर उतना ही है, अंदर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। तो अल्टीमेटली कंडीशन ऐसे बन गई बेटा कि अंदर वाला जो एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया बन गया, जबकि बाहर वाला जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया बन गया। और इसी कारण से क्या होगा, जो ये रूफ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भाग जाएगी और हम कहेंगे कि भैया छत उड़ गई है। तो बेसिकली इट इज़ अ फिनोमेना बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। एक आपको बहुत बार ये भी कहा गया है, आप कभी मेट्रो स्टेशन पर गए हो बेटा, है ना, इस तरह का क्या लगा होता है, ये मान लो कि ये आपका कोई वो है, ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है ये, तो है ना। तो मेट्रो पे आपने देखा होगा कुछ एक येलो सी लाइन लगा रखी होती है मेट्रो लाइन पे, ये ऐसे कि आपको क्या नहीं होना, आपको इसको क्रॉस नहीं करना। उसका कारण है बेटा, कारण क्या है कि जब आप नॉर्मली तो खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे वो ट्रेन आएगी तो इन दोनों के बीच में दूरी कम है। ये क्या है, दूरी कम है। जब ये आएगी तो भाई इसके साथ क्या आ रहा होगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट में एयर भी, तो उसकी जो एयर जो है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, वी बहुत तेज़ हो जाएगा, उसके कारण से प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि इस तरफ वाले एरिया में जहाँ आप खड़े हो वहाँ पहले जितना ही प्रेशर है। तो अब फिर से क्या हो गया, ये रीज़न हो गया हाई प्रेशर का और बेटा ये रीज़न हो गया लो प्रेशर का। तो आपको फील होगा कि कोई मुझे धक्का दे रहा है और आप ट्रेन की तरफ गिर जाएंगे, एक एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है। इसीलिए वो एक येलो लाइन लगा करके रखते हैं ना। पुराने ज़माने में जब ये साइंस का कंसेप्ट नहीं था तो लोग कहते हैं कि भैया ट्रेन के पास मत जाओ, भूत है उसमें। तो एक्चुअल में भूत नहीं, वो प्रेशर का कॉन्सेप्ट था ना, कि जब वो ट्रेन बड़ी तेज़ी से आती थी तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जनरेट कर दिया उसने, आप वहीं के वहीं हो, आपके पास हाई प्रेशर है, आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गिरते चले जाओगे। सो दिस इज़ कि कैसे इस प्रिंसिपल के ऊपर दो छोटी छोटी चीज़ें ये बेस्ड हैं, ये आप नोट करो बेटा एक बार। अब जरा इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं, करो बेटा जल्दी से नोट करो। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं एक।
यहाँ का बेटा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे जो एरिया है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिक्विड एंटर कर रहा है। यहाँ पे बी पे बेटा एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी ए माइनस पी बी, ये जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज़ 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको बताना है रेट ऑफ फ्लो। याद आ रहा होगा लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी क्यों की कि A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, ये बात हमने की थी बेटा। मान लो कि जो यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। तो एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो बेटा कैसे होगा, दैट विल बी इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डिराइव किया था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो भाई एक काम करूं, आपको यहाँ एरिया पता है, आपको यहाँ पर भी एरिया पता है, अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी के अंदर एक रिलेशन निकाल लो। पहले तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी v मान लो। तो देखो बेटा इन दोनों पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर यूज़ करूँ तो A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 या VB मान लो बेटा उसको। तो बेटा B पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2v। एक बात तो ये आ गई, B अगर आपने यहाँ वेलोसिटी v मानी है बेटा तो B पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 2v। क्लियर है ये बात? चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है बेटा तो इक्वेशन आपकी ज़रा देखना ध्यान से क्या बनेगी, प्रेशर एट ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी हम जानते हैं, तो बेटा इसको ऐसे लिख दूं क्या, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये बात हो गई भाई। पी ए माइनस पी बी 600, सब कुछ ऐसा यूनिट में, ध्यान रखना सब ऐसा यूनिट में ही आप रखें। वेलोसिटी जो है बेटा वो ऑब्वियस है कि वो चाहे ऐसा यूनिट हो चाहे सीरीज यूनिट हो, रेशियो सेम ही रहेगा। प्रेशर वेलोसिटी एट बी इज 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर बेटा, और वी ए पे आपने ये माना ही था। तो 600 इज इक्वल टू रो बाई 2 इंटू 3v स्क्वायर बेटा। तो यहाँ से v की वैल्यू आपके पास आ गई है, दैट इज 32400 बाय रो का अंडर रूट, और यू कैन राइट 20 बाय रूट रो मीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन में रेट ऑफ फ्लो पूछा गया है, तो आप रेट ऑफ फ्लो बेटा कैसे निकालोगे, या तो आप A1 V1 निकाल दो क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है, चाहे आप A2 V2 निकाल दो, एक ही बात आएगी। तो A1 पहले वाले पार्ट पे बेटा 300 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि हम सब ऐसा यूनिट में डील कर रहे हैं, और V1 यहाँ वाले पार्ट पे बेटा वेलोसिटी v ही है जो कि आप निकाल चुके हो 20 बाई रूट रो। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 6/100 रूट रो, और यू कैन से 0.06 बाय रूट रो। ये आपका रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। आप A2 V2 से भी निकालेंगे ना बेटा आंसर सेम ही आएगा, ध्यान से देखो। A2 इज 15 इंटू 10 की पावर -4, और बेटा वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ v है, तो क्या कर दूँ 2 इंटू 20 बाई रूट रो। तो आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों जगह से आपको बेटा आंसर क्या मिला है, दोनों जगह से आपको आंसर सेम ही मिला है, अलग आंसर नहीं मिला। ठीक है बेटा, तो ये था हमने बर्नौलीज जो थ्योरम था उसका डेरिवेशन किया, उस पर कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रिंसिपल हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड जो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे वेंचुरीमीटर हो गया या पिटार्ड ट्यूब हो गया, वो सब हम इस पे क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा। तो तब तक आप क्या करो, ये अच्छे से कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी से एक बार इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना। थैंक यू बेटा।